हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर फैजान मिर्ज़ा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ द डिटेल्स ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम ये देखते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और कौन कौन सी पार्ट्स प्रेजेंट हैं हमारे एक सेल के अंदर। तो सबसे पहले बात आती है पार्ट्स ऑफ सेल में। वी हैव थ्री बेसिक पार्ट्स। बहुत सारी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें जो क्लासिफिकेशन है प्रोवाइडेड, इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन हाउ वी डिवाइड अ सेल। तो उसमें हम तीन पार्ट्स में सेल को स्टडी करते हैं। एक होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है उसका साइटोप्लाज्म और एक होता है उसका न्यूक्लियस। ये तीन पार्ट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच का एक लेयर है। ये लेयर आपके पास सेपरेट करता है बाहर की एनवायरनमेंट और अंदर की एनवायरनमेंट को। सेल के अराउंड प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर और बाहर की एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। और सिलेक्टेड मटेरियल्स ही सेल के अंदर आ सकते हैं और वो जो मटेरियल बाहर जाना है सिर्फ वही बाहर भेजा जाता है। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम बात करते हैं सेल के अंदर, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल भी आ जाता है, ऑर्गेनल्स भी आ जाते हैं। साइटोसोल जो है वो फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, जबकि ऑर्गेनल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शन करने वाले डिफरेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या रफ यार या स्मूथ यार है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, जबकि जो बैकग्राउंड सब्सटेंस पूरा है वो साइटोसोल। कंबाइनली दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। देन वी हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस में भी है क्रोमोसोम, इसमें जीन्स होती हैं हमारे पास, न्यूक्लियर एनवलप होगा और उसके बीच में न्यूक्लियर पोर्स होंगे। सो ये न्यूक्लियस होता है हमारा। डिटेल्स पे आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल्स में हम ये बात जानते हैं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर किस तरह से होता है? अगर हम ये सेल को इमेजिन करते हैं कि सेल इस तरह से है, इसको हमने देखा हुआ है, इसकी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम विजुलाइज करके अगर मैग्नीफाई करके देखना चाहें, तो जो स्टडीज हमें बताती हैं वो यही बताती हैं कि हमारी मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है जिसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में हमें ये बात पता है कि वी हैव दीज पोलर हेड्स। ये पोलर हेड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ नॉन पोलर टेल्स होती हैं। ये सारी नॉन पोलर टेल्स हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारा पूरा ये लिपिड बाइलेयर बन जाता है। ये हमारी पूरी मेम्ब्रेन बन गई। नीचे की तरफ साइटोसोल है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या सेल के बाहर की आउटसाइड का रीजन। सो दिस इज आउटसाइड द सेल, दिस इज इनसाइड द सेल। हमारी मेम्ब्रेन में ही बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो होती है हमारी मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देती है। इसके साथ साथ हमारी मेम्ब्रेन में दरमियान में प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं। ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी मेम्ब्रेन में। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स है। इन प्रोटीन्स में अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन ऐसा हो कि जिसके बीच में कोई रास्ता बना हुआ हो, तो उस रास्ते को हम पोर कहते हैं और उस प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं कि जो फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सिर्फ आउटसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दरमियान में नहीं प्रेजेंट, नीचे नहीं प्रेजेंट, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रखी हुई हैं। दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स। जी, ये जनरल सी मेम्ब्रेन की बात थी जो हमें अंदाजा होना चाहिए कि हाउ आर बेसिकली मेम्ब्रेन्स वर्क, हाउ आर दे प्रेजेंट। ओके, देन इफ यू मूव ऑन, हमारे पास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स क्या है? अगर तो किसी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच हो गई तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अ शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच्ड टू अ प्रोटीन। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? अ शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच्ड टू अ लिपिड। एक लिपिड के साथ एक शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब आगे चलते हैं, हम साइटोसोल की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। जब भी हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करेंगे तो वो साइटोसोल है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब विद इन, विद इन द सेल जो फ्लूइड है वो साइटोसोल है। इसके अंदर बेसिकली हमारे 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम होता है। बहुत ज्यादा वाटर होता है, अबाउट 75 to 90%। प्रोटीन्स, लिपिड्स, एटीपी, वेस्ट प्रोडक्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एग्जांपल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हम पास साइटोसोल के अंदर। लिपिड ड्रॉपलेट्स, ट्राइग्लिसराइड, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन भी गुजर रहा होता है हमारे पास साइटोसोल में से ही। साइटोस्केलेटन क्या है? ये माइक्रोफिलामेंट, ये वो स्केलेटन है जो हमारे सेल को सपोर्ट करता है। इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं: माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स।
माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स वो फिलामेंट्स हैं जो बहुत बारीक होते हैं और साइटोस्केलेटन का पार्ट है और हमारे सेल्स को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम इनसाइड, माइक्रोविलाय को सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम आपको यहाँ पे तीनों शो किए हुए, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर मेक अप द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटे डायमीटर वाली फिलामेंट्स हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट उनसे चौड़े होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल काफी वाइड होते हैं। माइक्रोफिलामेंट हमारे पास नॉर्मली सेल के पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं या माइक्रोविलाय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे सेल में थ्रू आउट डिस्पर्स हुए हुए होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास सेल में रेडिएट कर रहे होते हैं फ्रॉम द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास होता है जिसको हम सेंट्रियोल्स के अराउंड वाला रीजन भी बोलते हैं। ये हमें कुछ बातें याद रखनी है। जब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो माइक्रोट्यूब्यूल में एक बात और याद रखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ है प्रोटीन से जिसका नाम है ट्यूब्यूल। सो ये जो बीच में आपको ये स्ट्रक्चर सर्कुलर नजर आ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, ऑल दीज आर इंडिविजुअल ट्यूब्यूलिन मॉलिक्यूल्स। ये सारे ट्यूब्यूलिन के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक साथ ज्वाइन हो गए तो माइक्रोट्यूब्यूल की एक फिलामेंट बन गई जो साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ऑर्गेनल्स की डिटेल्स पे आते हैं। ऑर्गेनल किसको कहते हैं? ऑर्गेनल कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर को जो कि मेंटेन कर सकता हो अपने आप को, रिप्रोड्यूस भी कर सकता हो, सेल की ग्रोथ में असिस्ट कर सकता हो, उसमें बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे होंगे, उसकी कोई स्पेशल स्ट्रक्चरल डिटेल्स होंगी और कोई स्पेशल वो फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा हो, जैसे सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम हमारे पास क्या बताता है? सेंट्रोसोम हमारे पास ये न्यूक्लियस से करीब होता है, इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं और इसके साथ पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल भी होता है जो सेंट्रियोल्स के दरमियान होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास डिटेल्स दी हुई है सेंट्रोसोम की। दो सेंट्रियोल्स हैं, देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल है पूरा और एक उसके राइट एंगल पे दूसरा सेंट्रियोल रखा हुआ है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें एक सेंट्रियोल नजर आता है वर्टिकली और एक हमें नजर आता है सर्कुलर की फॉर्म। और जब हम इसकी डिटेल देखते हैं तो डिटेल में हमें इसमें ट्रिपलेट्स नजर आते हैं, तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ एंड अ टोटल ऑफ 9 ट्रिपलेट्स आते हैं। ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। 9 ट्रिपलेट्स की वजह से एक पूरा सेंट्रियोल बन जाता है जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो ये पूरा नजर आ रहा है। इसमें आपको 9 ट्रिपलेट नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड दिस इज द सेम 1 2 3। तो ये 1 2 3, ये वाले 1 2 3, इसी तरह 1 2 3, ये 1 2 3। तो ये मिलके एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। सीलिया फ्लैजेला क्या करता है? सीलिया जो होता है ये न्यूमरस होते हैं, शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हमारे सेल से निकल रहे होते हैं, इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होती हैं। ये बेसल बॉडी से अटैच होती हैं इसके नीचे। हर सीलियम के अंदर एक बेसल बॉडी होती है और ये हमारे पास सपोर्ट कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स को। सीलिया का काम हमारे पास किसी स्ट्रक्चर को मूव भी करना है, जैसे म्यूकस को मूव करता है लंग में, ये सब सीलिया करता है। फ्लैजुला सेल की मूवमेंट करवाता है। जब हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजुला की, सो ये डिटेल्स यहाँ पे देखें तो हमें पता चलती है कि सीलिया किस तरह से और फ्लैजुला किस तरह से। तो हमारे पास जो हमारा सीलिया या फ्लैजेलम होता है उन दोनों में इसी तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट है कि ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सीलिया के अंदर भी और फ्लैजेला के अंदर भी। सीलिया जो होता है जब वो मूव कर रहा होता है तो वो पावर स्ट्रोक के वे में मूव करता है, एक वे में। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीलियरी मूवमेंट यहाँ शो की है, पावर स्ट्रोक। ये सीलियरी मूवमेंट किस तरह से है? सीलिया मूव करेगा आगे और आगे तक गया और उसके बाद इट विल रिकॉइल, वापस पलट के आ जाएगा एंड दिस इज हाउ इट विल कीप ऑन मूविंग। आगे जाएगा और फिर पीछे आ जाएगा। सो दे आर लाइक फॉर एग्जांपल 1 till 8 स्टेजेस जिसमें इट फ्लिप्स फ्रॉम वन पोजिशन, गोज फॉरवर्ड एंड देन कम्स बैक। ये हमेशा सेम डायरेक्शन को फॉलो करता है जब भी सीलिया मूव हो रहा हो। तो इसी की मूवमेंट की वजह से ये हमारे म्यूकस को मूव कर सकता है लंग्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तक। फ्लैजिला को अगर देखो तो फ्लैजरी मूवमेंट इस तरह से होती है जैसे लैशेस या होते हैं क्या, फॉर एग्जांपल आप ये मल्टीपल प्लेन में मूवमेंट हो रही है कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ ये लगा हुआ है, ये वेव लाइक मोशन प्रोड्यूस कर रहा होगा और वेव लाइक मोशन की वजह से ये पूरे सेल की मूवमेंट करवा रहा होगा। हमारे पास इसका ह्यूमंस में एग्जांपल स्पर्म आ जाता है। स्पर्म इज द ओनली ह्यूमन सेल जिसमें
हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो। सीलिया तो बहुत सारे सेल्स में है, मगर फ्लैजिला का एग्जांपल से मैं ह्यूमन स्पर्म। और ऑर्गेनल्स पे चलते हैं, राइबोसोम्स पे आ जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। राइबोसोम्स बने हुए होते हैं राइबोसोमल आरएनए से या राइबोसोमल आरएनए, और साथ साथ मल्टीपल प्रोटीन्स होती हैं उनमें, अप टू 50 प्रोटीन जिनसे वो बनते हैं। दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम का। और उन दोनों के बीच में एमआरएनए आके लग जाता है और फिर ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में यकीनन पड़ी हुई हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, फ्लैटेंड सैक्स या ट्यूब्यूल्स का। इन फ्लैटेंड सैक्स और ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ये सिस्टर्ने का एक फ्लैटेंड सैक्स का एक नेटवर्क है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप से शुरू होता है और पूरे सेल के अंदर स्प्रेड हुआ। ये राइबोसोम का डिटेल दिखाया हुआ डायग्राम लार्ज और स्मॉल सब यूनिट मिलके एक कंप्लीट राइबोसोम बना देता है। ये आपको न्यूक्लियर एनवलप के साथ शो किया हुआ है कि बाहर जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ ये पूरा रफ ईआर है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऑन द अदर हैंड सेल के बाहर की तरफ जो होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें आपके पास राइबोसोम सरफेस पे नहीं होते। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो रफ ईआर हमें ज्यादा फ्लैटेंड सिस्टर्ने वाला लगता है, जबकि हमें जो स्मूथ ईआर होता है वो थोड़े राउंडेड सिस्टर्ने होते हैं, उसके थोड़े बल्जिंग सिस्टर्ने नजर आते हैं उसमें, और उसमें कोई राइबोसोम नहीं लगे हुए होते। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, स्मूथ ईआर लिपिड की सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाता है, जबकि जो आपका रफ ईआर है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ये मूवमेंट यहाँ पे शोन है किस तरह से हमारे पास प्रोटीन्स मूव हो रही होती हैं जब बन जाती हैं। तो इससे ही हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल पे जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी सिस्टर्ने होते हैं, 3 से लेकर 20 सिस्टर्ने होंगे इसमें। ये भी फ्लैट होते हैं बट थोड़े फ्लूइड फिल्ड होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू रफ यार्ड स्मूथ यार्ड। रफ यार्ड स्मूथ यार्ड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी तक पहुंच जाती हैं। जब ये गोल्जी तक पहुंच जाती हैं तो गोल्जी के साथ फ्यूज हो जाती हैं, गोल्जी के सिस्टर्ने वजूद में आ जाते हैं। सो द गोल्जी सिस्टर्ने फॉर्म्स, ये इसके अंदर वो प्रोडक्ट आ गई जो इस वेसिकल में बनती, वो डिलीवर हो गई गोल्जी। इसको कहते हैं सिस फेज ऑफ गोल्जी। उसके बाद यही गोल्जी मेच्योर होता जाता है तो मीडियल फेज बना लेता है, और मेच्योरेशन होते होते इसी गोल्जी का ट्रांसवर्स फेज बन जाता है जिसको हम ट्रांस फेज बोलते हैं। एट द एंड ऑफ ट्रांस फेज इसमें से वेसिकल्स निकलते हैं। इन वेसिकल्स को हम सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर वही प्रोडक्ट होती है जो उसमें से गोल्जी में रिसीव हुई थी, जो गोल्जी को रिसीव हुई थी वही वेसिकल्स में आगे क्लोज होके बाहर चली गई। गोल्जी ने किया क्या इस पूरे प्रोसेस के दौरान? इसने रफ ईआर की प्रोडक्ट को कलेक्ट किया, उसके बाद उसने उसको सॉर्ट किया, उसने उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया, और उसने फिर उस प्रोडक्ट को पैकेज कर दिया इनटू अ वेसिकल, एंड द वेसिकल इज कॉल्ड द सिक्रीटरी वेसिकल। ये काम है गोल्जी का। गोल्जी में हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज आज पूरी आ जाती है। पूरी स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडीज हैं, और ये जो है ये गोल्जी वेसिकल्स, दोनों का नाम सुना हुआ ही होगा। लाइसोसोम हमारे पास एक अलग ऑर्गेनल आ जाता है। लाइसोसोम्स में भी गोल्जी वेसिकल से ही बनते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, तकरीबन 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब है ब्रेक डाउन एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। और ये लाइसोसोमल एंजाइम इंतहाई एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म का जो पीएच है वो एल्कलाइन होता है, मगर जो हमारे लाइसोसोम का पीएच है वो एसिडिक है। ये लाइसोसोम का एसिडिक पीएच तकरीबन पीएच 5 के अराउंड होता है। ये लाइसोसोमल डाइजेशन करवाता है, कोई डेब्री, कोई चीज जो आपके पास सेल के अंदर आई है वो डाइजेस्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ लाइसोसोम। जो पुराने ऑर्गेनल्स हैं उन ऑर्गेनल्स को भी खत्म करता है लाइसोसोम। कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया तो उस बैक्टीरिया को भी लाइसोसोम ही खत्म करेगा। कोई मॉलिक्यूल ऐसा बन गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बन गई, तो उनको खत्म करने में भी लाइसोसोम का काम होता है। लाइसोसोम ऑटोफेगी बना करता है। ऑटोफेगी का मतलब क्या है? ऑटोफेगी किसको बोलते हैं? ऑटोफेगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। सेल अपने आप को ही खत्म कर लेगा, सेल ईटिंग। और किस तरह से कर रहा होगा? ऑर्गेनल बाय ऑर्गेनल, हर ऑर्गेनल को खाना, ऑटोफेगी।
तो सेल्फ ईटिंग हो रही होगी। सेल्फ ईटिंग मींस सेल के अंदर लाइसोसोम अपने ही साथ के ऑर्गेनल्स को खा रहा होगा, उनको खत्म कर रहा होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनल्स पुराने हो गए हैं या डीफंक्ट हो गए हैं। डीफंक्ट ऑर्गेनल का मतलब है वो ऑर्गेनल जो फंक्शन करना खत्म कर चुका है या जिसका फंक्शन अब एबनॉर्मल हो चुका है। इसी तरह लाइसोसोम एक और काम करवा सकता है, उसको कहते हैं ऑटोलिसिस। अब ऑटोलिसिस और ऑटोफेगी में फर्क है। ऑटोफेगी के अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स खत्म होते हैं, ऑटोलिसिस में पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को इसलिए हम सुइसाइड बैग्स भी कहते हैं कि ये ऐसे बैग्स हैं कि इनके अंदर ऐसा पोटेंट एंजाइम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम, कि वो ऑटोलिसिस करवा सकता है, पूरे पूरे सेल को खत्म कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी बनाता है, ऑक्सीजन को यूज करता है एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके बाद एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर डिटेल में आते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, जब वो फोल्डेड होती है तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है एटीपी प्रोडक्शन का, क्योंकि ये जो सिंगल लेग प्रोजेक्शंस बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनके ऊपर एंजाइम लगे हुए होते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जितना ज्यादा एटीपी सिंथेज प्रोड्यूस हो प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा एटीपी वो पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करे। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है अपनी ये। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होती है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल्स हैं। उसके बाद हम न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप होता है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। इस न्यूक्लियर एनवलप के बीच में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो उन मटेरियल्स को अलाउ करते हैं जो न्यूक्लियस से अंदर और बाहर मूव हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनवलप खुद एक डबल मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास सेल के अंदर जो ह्यूमन सेल है उसमें डबल मेम्ब्रेन वाली दो चीज, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा दो मेम्ब्रेन किसी भी ऑर्गेनल के अराउंड नहीं होती ह्यूमन सेल में। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी डबल मेम्ब्रेन वाली दो नहीं तीन चीजें हैं, एक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम ह्यूमन सेल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन सेल्स में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया आर द ओनली टू एग्जाम्पल्स जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बाकी ऑर्गेनल में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अगर बात करें पीछे जाके राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स अभी पीछे हमने पढ़े थे, राइबोसोम लैक मेम्ब्रेन। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ना सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना डबल मेम्ब्रेन होती है, ये सिर्फ रफ, ये आपके पास बनते हैं राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन्स के साथ बने हुए होते हैं। दिस इज व्हाट द राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। अगर बात करो स्मूथ ईआर या रफ ईआर की, तो इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो कुछ ऑर्गेन्स हमारे सिंगल मेम्ब्रेन के हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले बता दिए। गोल्जी है, जैसे गोल्जी भी सिंगल मेम्ब्रेन वाला है, इट्स ऑल मेड ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। माइटो लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस डिस्कस किया। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलाई भी होते हैं। न्यूक्लियोलाई कुछ कुछ डिफरेंट क्रोमोसोम के पार्ट्स होते हैं जो साथ मिलके न्यूक्लियोलाई की शक्ल दे देते हैं। न्यूक्लियस में जीन्स होती हैं ऑन द क्रोमोसोम, और ये जीन्स हमारे पास प्रोटीन्स के लिए कोड कर रही होती हैं। ये डिटेल शो की हुई है आपको न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को अगर देखो तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नजर आएगा। क्रोमेटिन ये वो सारा मटेरियल है जो ग्रेन्युलर नजर आ रहा है। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए भी होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, और ये हमारे पास डिस्पर्स होता है थ्रू आउट द न्यूक्लियस। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन डबल लेयर नजर आ रहा है, ये डबल लेयर वो न्यूक्लियर एनवलप है। थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि न्यूक्लियर एनवलप के बाहर एक ऑर्गेनल होता है जिससे जो से कंटिन्यूड होता है, तो ये वो रफ ईआर है। ये वो रफ ईआर है जो कि बिल्कुल बाहर प्रेजेंट है ऑन द ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के बीच में गैप्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। So this is what basically nucleus is all about. ये एक टेबल दिया हुआ है 3.2। दिस टेबल इज वेरी गुड फॉर रिकॉलिंग व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डूइंग, उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका फंक्शन क्या है। हर ऑर्गेनल जितना भी हमारे पास है उन सबको हमने यहाँ पे एक लिस्ट डाउन किया हुआ है इस बुक में, और दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर रिविजन पर्पस।
So this basically marks the end of this particular topic. That's it from my side. Thank you so much.